नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। झीलों का अपवाह तंत्र तक का अभी अपना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मेरी तरफ से मैंने कुछ भी कमी नहीं रखी है। अब यदि कमी रही है तो आपके पढ़ने की रही है, पढ़ लेना, याद कर लेना। मेरी तरफ से मैंने पूरे समर्पण से पढ़ाया है। आज अपना जो नया टॉपिक है साथियों, उसे शुरू करते हैं, वनस्पति और वन संसाधन। आज का जो टॉपिक है अपना वनस्पति और वन संसाधन। आपके सेकंड ग्रेड के अंदर अभ्यारण्य नहीं दे रखे हैं, वन्य जीव या अभ्यारण्य नहीं दे रखे हैं, वनस्पति स्पेशल टॉपिक दे रखा है। तो वनस्पति और वन संसाधन अपन पूरे पढ़ेंगे। नई 2019 वाली रिपोर्ट के आंकड़े भी मैंने जुटा लिए हैं। उसके अनुसार नवीनतम आंकड़े और नवीनतम प्रतिवेदन के अनुसार दोनों अलग अलग आंकड़े जो आपके सामने आते हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि आपके जो कंफ्यूजन रहता है उसको मैं दूर करूंगा और अपन इस टॉपिक को व्यवस्थित पढ़ेंगे। एक बात साथियों आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि मैं आप सभी को अपने परिवार का सदस्य मानता हूं, तो आपसे सभी बातें साझा करता हूं। अभी विद्यालय से जब घर आया और उसके बाद विद्यालय से जब निकला तब पता चला, टेक्निकल टीम द्वारा बताया गया कि एक कोई कोचिंग संस्था ने कमेंट किया था। कोई कोचिंग संस्था थी, उनके नाम से पता चल रहा था। हालांकि बड़ी कोचिंग है, कभी ऐसी बात नहीं करती, ये तो कोई छोटी मोटी फफूंदे हैं जो ऐसी बात कर दी है। वो कहे आपने पढ़ा, आपने इसमें क्या पढ़ा के 9 की 13 कर ली। उनके कहने का मतलब था कि आपने इसमें पढ़ा के क्या 9 की 13 कर ली, आपने बोर्ड पर लिखा और बोल दिया, और बस इसमें क्या आपने 9 की 13 कर ली। तो उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि देखो, न तो मैं 9 की 13 करने के लिए यहाँ पे आया हूँ और न मुझे ऐसा कोई मेरी काबिलियत साबित करनी है। यदि मेरी काबिलियत साबित करनी हो तो उसके लिए बहुत सारे फील्ड है और सभी जानते हैं कि किसमें कितनी काबिलियत है। यहाँ मेरा आने का उद्देश्य विद्यार्थियों को सही मैटर सही तरीके से उपलब्ध करवाना और सही उन्हें याद करवाना क्लास के अंदर, जो मैं भली भांति जानता हूं कि मैं कर रहा हूं और मेरे से जुड़े नियमित विद्यार्थी भली भांति जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। तो जब थर्ड पार्टी जो फालतू, जिनको मतलब ये जलन होती है ना, वो या तो देखा मत करो, या फिर देखते हो तो उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थी इसलिए इनसे जुड़ रहे हैं, और जो मेहनत ये कर रहे हैं उतनी विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं। यदि ये पढ़ाने का तरीका जो भी मुझे ध्यान है, कौन सा टॉपिक किस तरीके से पढ़ाना है और किस तरीके से उनको याद करवाना है, सिर्फ हवा में बातें की होती तो रीट के अंदर 1000 से ज्यादा सिलेक्शन लेने के दावे नहीं कर रहा होता। मैं देखें पहले जाकर, मैं नहीं कह रहा हूं, विद्यार्थी कहते हैं। उसके बाद में ये काम मतलब होते हैं, या तो आप जलन के मारे करते हो या फिर आप चाहते हो कि ये पढ़ाना बंद कर दे और विद्यार्थी जो है इनसे नहीं पढ़कर हमसे पढ़े। देखो, मैं किसी भी कोचिंग संस्था या किसी भी संस्था को बुरा नहीं कहता हूं। आप पढ़ाइए आपके स्तर पर, मैं मेरे स्तर पर कार्य कर रहा हूं और विद्यार्थी जितने भी उनके हित में कार्य कर रहा हूं, विद्यार्थी खुद समझते हैं कि इन चीजों से उन्हें कितना फायदा हो रहा है। मैं कभी भी किसी को मना नहीं करता हूं कि आप उस कोचिंग के वीडियो मत देखो या आप उस कोचिंग का कोर्स ज्वाइन मत करो। मुझे हजारों विद्यार्थी डेली पूछते हैं कि सर क्या ये कोचिंग सही है, क्या हम इसे ज्वाइन कर ले क्या। मैं कभी भी उनके बारे में नकारात्मकता नहीं देता हूं, नकारात्मक प्रतिक्रिया कभी नहीं देता हूं कि वो कोचिंग खराब है या वो खराब है, क्योंकि सभी अपनी अपनी मेहनत करते हैं। जब मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं, मैं किसी के बीच में टांग नहीं अड़ा रहा, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, फिर ये किसी को क्या प्रॉब्लम हो जाती है। और ये बात तो आप मान के चलिए कि जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से पढ़ाऊंगा आज भी और भविष्य में भी। तो एक्सेप्ट करो, और मतलब सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम मतलब डिमोटिवेट करने की कोशिश तो मत करो। क्या गलत काम किया मैंने आज तक? विद्यार्थियों को सही सलाह दी है, विद्यार्थियों को सही क्लासेस दे रहा हूं और आगे भी रहेगी। विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा, आपको घबराने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। जैसी क्लासेस चल रही है वैसी ही क्लासेस चलेगी, पूरा सिलेबस करवाऊंगा, बुक्स भी आएगी, आपको बताऊंगा, मार्गदर्शन भी बिल्कुल सही दूंगा। बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी नियमितता ऐसी बनी रहेगी। हाँ, जिसे पसंद नहीं है वो नहीं देखे, जबरदस्ती किसी को नहीं कहता हूं मैं कि आप जबरदस्ती मेरा चैनल देखो ही देखो। नहीं पसंद है मत देखें, आपको जो पसंद है वो देखें, आपको जो पसंद है वो पढ़े। मैं कभी किसी को न तो मतलब नकारात्मक, हाँ सजेस्ट किसी का कर लेता हूं, लेकिन नकारात्मक किसी के बारे में प्रतिक्रिया नहीं देता हूं कि आप उसे मत देखें या आप उसे नहीं करें। न तो किसी किताब के बारे में नेगेटिव रिव्यू देता हूं और न ही, क्योंकि नकारात्मकता मैं पालता ही नहीं हूं, नकारात्मकता मैं रखता ही नहीं हूं। जितना पॉजिटिव रहता है इंसान उतना ही वो खुश रहता है। तो आप भी खुश रहिए और विद्यार्थियों को भी खुश रहने दीजिए, वो पढ़ रहे हैं बढ़िया, उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों से क्षमा चाहूंगा, आपके 5 मिनट मैंने खर्च कर लिए, बेशकीमती 5 मिनट में। देखो विद्यार्थियों, अपने जो पढ़ने का तरीका है ना वो यही रहेगा। अब इसमें क्या है, मैं आपके कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करता हूं। जैसे आप वन नीति पढ़ते हो, वनस्पति के अंदर वन नीति पढ़ते हैं, सबसे पहले इन शब्दों को समझे। वनस्पति अलग होता है, वन अलग होता है। जैसे वनावरण पढ़ोगे, वृक्षावरण पढ़ोगे, ये सारी चीजें अलग है।
वनावरण से सीधी भाषा में यदि समझना है तो ये समझ लो कि वनावरण यानी बहुत ज्यादा घना क्षेत्र है, और वृक्षावरण में थोड़ी सी ढील रहती है। वनावरण के बाद वृक्षावरण का स्थान आता है। सिंपल सरल भाषा के अंदर ये समझ लो। इससे संबंधित प्रश्न आपके परिभाषा से संबंधित नहीं बनेंगे। फिर प्रश्न जो बनते हैं वो अब वनस्पति में ऐसे बनेंगे कि वन नीति से संबंधित प्रश्न बनेंगे। अब वन नीति के अंदर भी आपको समझने की चीज है, वन नीति के अंदर कि वन नीति में आपको समझना यह है कि वन नीतियां इतनी है। अब जैसे पहला प्रयास किया गया, फिर इसके बाद में पहली वन नीति आएगी, फिर इसके बाद में स्वतंत्रता के बाद पूछते हैं कई बार, तो इनमें कंफ्यूजन होता है। इसलिए मैंने इसको दूर करने के लिए एक साथ लिखा है यहाँ और एक साथ ही बता रहा हूं। सबसे पहला जो प्रयास साथियों वन नीति से संबंधित किया था वो डलहौजी ने किया था, और डलहौजी को हम सभी जानते हैं, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स जो सिद्धांत दिया था गोद निषेध प्रथा वाला, वही डलहौजी है जिसने डाक व्यवस्था को शुरू किया था। तो डलहौजी ने यहाँ ये सबसे पहला प्रयास किया था। अब इसमें क्या हुआ कि अंग्रेज आधिपत्य वाले जितने क्षेत्र थे उन सभी में ये वन नीति लागू हुई। तो पहले ये कहलाती है, लेकिन अंग्रेज आधिपत्य वाले क्षेत्रों में थी। तो सबसे पहला प्रयास यदि कहा जाए तो 1855 के अंदर डलहौजी ने किया था। इस बात को ध्यान रखें। अब देखो यहाँ पे लिखा है मैंने संपूर्ण भारत, हालांकि ये स्पष्ट शब्दावली बहुत ज्यादा, मैंने 5-7 किताबें देखी तब जाकर ये चीज निष्कर्ष निकल के सामने आया कि इसमें ये चीज है। अब जो संपूर्ण भारत यानी कि ये ब्रिटिश आधिपत्य वाला था, संपूर्ण भारत की पहली वन नीति पूछते हैं या डायरेक्ट पूछ ली जाए आपको पहली वन नीति, प्रयास यदि प्रयास पूछा जाए तो ये करेंगे आप, डायरेक्ट पूछ ली जाए कि पहली वन नीति, तब आपको 1894 याद रखना है कि 1894 में संपूर्ण भारत में पहली वन नीति लागू की गई थी। फिर इसके बाद में बात आती है स्वतंत्रता के बाद प्रथम, तो स्वतंत्र हमारा भारत 1947 में हुआ है, उसके बाद प्रथम। अब ऐसे कई आंकड़े आएंगे, जैसे कि जनगणना हम पढ़ेंगे तो उसमें भी स्वतंत्रता के बाद पहली, अब जैसे उनमें 1951-52, वैसे 1951-52-53 के आसपास वाले ध्यान रखने हैं, ज्यादातर इन्हीं समय में लागू हुए, स्वतंत्रता के बाद पूछते। तो यहाँ पे अपने जो वन नीति लागू हुई है वो 1952 के अंदर हुई है। स्वतंत्रता के बाद पहली वन नीति 1952 के अंदर है। फिर ये नई राष्ट्रीय वन नीति है, इस शब्द का ध्यान रखना, नई राष्ट्रीय वन नीति यदि आपको पूछा जाए तो 1988 आप करेंगे। नई राष्ट्रीय वन नीति पूछते हैं तो 1988 करनी है। ये राजस्थान की नवीनतम, ये राजस्थान की नवीनतम वन नीति पूछते हैं तो 18 फरवरी 2010 करेंगे। राजस्थान की नवीनतम पूछेंगे तो 18 फरवरी 2010 करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये वन नीतियां सारी मैंने एक साथ बता दी है। और जो वो मैं बताता हूं ना आपको कि वन लाइनर, उसमें मैं मोस्ट ऑफ ऐसे काम ही कर रहा हूं जिसमें आपको सारे चीजें एक साथ मिले और जो कंफ्यूजन होता है वो हाथों हाथ वहीं दूर हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए। इसीलिए समय ज्यादा लग रहा है, क्योंकि ऐसा मैटर आपको देने की इच्छा है जैसा मैटर आपकी अपेक्षाओं से भी अच्छा साबित हो, तो इसीलिए समय लगेगा साथियों उसमें। लेकिन गाइड बता दूंगा, कल परसों इंतजार करें, सिर्फ गाइड पर एक वीडियो बनाने वाला हूं, उसके अंदर मैं बुक लिस्ट भी बताऊंगा आपको कि ये पार्ट है और इस पार्ट की ऑथेंटिक बुक ये है। यदि आप ये बुक पढ़ते हो या आपको एक जो गाइड चाहिए, समग्र गाइड चाहिए कि एक सर हमारे पास में होनी चाहिए जिसको हम कम से कम 2-3 बार पढ़ सके, तो वह जरूर मैं बताऊंगा और उसकी खासियत के साथ बताऊंगा। सिर्फ 2 दिन का इंतजार, 1-2 दिन, कल परसों में बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। विद कवर पेज बताऊंगा कि ये इसका कवर पेज है और ये यहाँ मिलेगी, ठीक है, उसकी चिंता न करें आप। अब बात करते हैं साथियों, राजस्थान में सर्वप्रथम पेड़ों की कटाई पर रोक, ठीक है, किसने लगाई? 1910 जोधपुर में लगाई। 1910 के अंदर जोधपुर ने लगाई थी। और शिकार पर, यदि शिकार पर पूछा जाए तो टोंक ने लगाई थी। शिकार पर पूछते हैं तो 1901 में, अब यहाँ पे 1910 है और इसका यहाँ पे ये इसको या डिजिट को इधर उधर करना, 1901 में टोंक ने लगाई थी, ठीक है। अब देखो सर्वप्रथम वन अधिनियम अलवर के अंदर, वन अधिनियम, इससे पकड़ना, अधिनियम पूछते हैं तो अलवर, ठीक है, इससे ही पकड़ना आपको। अधिनियम पूछेंगे तो अलवर। और 1935 आपको संविधान के, यदि आपने सही तरीके से भाग पढ़े हैं, परिचय पढ़ा है, तो आपने 1935 का अधिनियम भी पढ़ा होगा। और अधिनियम के बाद आते ही 1935 आपको याद आ जाना चाहिए। और फिर ये अ से अ मिला देना और अ से अ आपके अलवर हो जाएगा। राजस्थान का नवीनतम वन अधिनियम, अब नवीनतम वन अधिनियम पूछते हैं तो आपको ध्यान रखना है 2014। अभी जो वर्तमान में जो क्लास शूट कर रहे हैं तब 2014 बहुत ही चर्चा में है।
हालांकि मैं इस तरफ बिल्कुल भी नहीं बात करूंगा क्योंकि ये राजनीतिक विषय हो जाता है। तो 2014 आपको याद हो जाएगा, अधिनियम 2014 इस तरीके से याद करना है। अब यदि ये बात की जाए साथियों, देखो वन अधिनियम इनकी बात करते हैं तो अपने वनों की कटाई से संबंधित भी बात होगी, वृक्षावरण वनावरण सबकी बात होगी। तो राजस्थान में भी कुछ ऐसे प्रयास किए गए थे जहां पे वनों की कटाई से रोकने संबंधित कई बलिदान हुए थे। तो उसके अंदर एक बलिदान अपन पढ़ते हैं 1604 में रामासड़ी गांव के अंदर, रामासड़ी गांव में कर्मा और गोरा नामक महिलाओं ने अपना बलिदान दिया था पेड़ों की कटाई से रोकने के अंदर, सबसे पहला। इसके बाद में एक बलिदान 1700 के अंदर नागौर में बताते हैं वुचौनजी नामक व्यक्ति ने दिया था, वुचौनजी। हालांकि कर्मा और गोरा वाला आ सकता है, वुचौनजी वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में ये 1730 वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये था खेजड़ली। खेजड़ली जोधपुर के अंदर है, और खेजड़ली में जो बलिदान दिया था वो अमृता देवी बिश्नोई, सभी जानते होंगे इनका नाम और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस बलिदान की कहानी। अमृता देवी बिश्नोई की क्या स्टोरी थी, यहां पे शासक कौन था वो याद रखना है। शासक थे अभय सिंह, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभय सिंह जी ने यहां पे एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था हाकिम गिरधर दास। हाकिम गिरधर दास को अभय सिंह जी ने कहा कि भाई जाओ अपार दुर्गा दरवाजा रिपेयर करना है, दरवाजा देखो सब जर्जर हुआ है, जो को थे जाओ और लकड़ियां काट ले रहा हूं। क्या लकड़ियां काटो सा, क्या खेजड़ी में घनी खेजड़ी उभी रे, पूछे कहीं जाओ और काट लो। और ये चले गए खेजड़ी में। खेजड़ी में गए तो हरी हरी खेजड़ियां जो थी, खेजड़ी वैसे बिश्नोई संप्रदाय के लोग, बिश्नोई देखो कोई जाति नहीं है, बिश्नोई संप्रदाय है पूरा का पूरा, जाम्बू जी द्वारा स्थापित किया हुआ। लेकिन अब जो है उसको कास्ट के अंदर ले लिया गया, लेकिन वो वैसे संप्रदाय है पूरा का पूरा। तो क्या है कि खेजड़ी में जाओ, खेजड़ी में घनी खेजड़ियां उभी रहे, पूछने की कहीं जरूरत। तो खेजड़ी में खेजड़ियां थी बहुत सारी, वहां पे कटाई शुरू की इन्होंने। तो अमृता देवी बिश्नोई ने यहाँ पे पहल की और उन्हें रोकने का प्रयास किया। अमृता देवी बिश्नोई जो थी, अमृता देवी को ऐसे याद रखें, मैं यहां लिखता हूं थोड़ा सा, अमृता देवी अपन लिखते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ अमृता देवी, वाइफ ऑफ रामोजी बिश्नोई। रामोजी बिश्नोई। अब ये वाइफ ऑफ करने से क्या है कि याद जल्दी होता है, ये पैटर्न होते हैं, ये तरीके होते हैं कैसे याद रखना है। वाइफ ऑफ रामोजी बिश्नोई, रामोजी बिश्नोई की पत्नी थी। इन्होंने जाकर विरोध किया लेकिन वो नहीं माने सैनिक। तो इन्होंने क्या किया कि खेजड़ी से चिपक गई कि काटना होगा तो मुझे भी काटना पड़ेगा साथ के अंदर। तो इनकी 3 बेटियां भी थी, वो भी साथ साथ चिपक गई, 3 बेटियां थी। देखो इन लोगों का वैसे आभार व्यक्त करना चाहिए जिन्होंने एक जागरूकता लाई समाज के अंदर की आप वृक्षों के प्रति प्रेम रखें। तो इनका हकीकत में आभार व्यक्त करना चाहिए। और वैसे आभार वैसे भी याद रखोगे ना, बार बार आभार व्यक्त करना ही पड़ता है। किसी व्यक्ति का कोई अपने प्रति अच्छा कार्य करता है तो आभार व्यक्त कर देना चाहिए। आभार इसलिए व्यक्त करें क्योंकि इससे आपको 3 शब्द याद रखने हैं, आंसू, भागु और रत्नी। आंसू, भागु, रत्नी, ये 3 नाम नहीं है सिर्फ, ये 3 अमृता देवी बिश्नोई की बेटियां हैं। अमृता देवी बिश्नोई की बेटियां हैं जो साथ साथ में इन्होंने भी बलिदान दिया खेजड़ी गांव में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो कुल लोगों का बलिदान हुआ था वो 363। अब कई किताबों में डायरेक्ट दे दिया कि 363 महिलाओं ने बलिदान दिया। अब 363 महिलाएं नहीं थी, इसमें से 294 तो आपके पुरुष थे प्लस 69 आपके थी महिलाएं। इस तरीके से इन्होंने ये बलिदान दिया था। तो ये घटना बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें से याद रखने वाली चीजें आपके अभय सिंह है, हाकिम गिरधर दास है, 3 ये ट्रिक याद रख लेना, आभार वाली ये है, और इसके बाद में आपके वाइफ ऑफ रामोजी बिश्नोई आ गया। और इस तरीके से ये आपको याद रखना है। यदि इससे संबंधित ऐसे जो पेड़ के चिपक जाते हैं तो चिपकने से चिपको कहलाते हैं। तो चिपको आंदोलन से संबंधित सुंदरलाल बहुगुणा को भी याद किया जाता है। जब टिहरी बांध बनाने के लिए वहां पे उत्तराखंड में कटाई की गई थी तो वहां पे भी ऐसा आंदोलन शुरू किया गया था। तो इस संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। हालांकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है 1730 वाला खेजड़ली वाला, अमृता देवी बिश्नोई और आभार याद रख लेना, ठीक है। इस तरीके से ये याद रखना है, इनको आप नोट कर लीजिए। और जो विरोधी यदि कोई हो, विरोधी होने नहीं चाहिए वैसे, देखो सभी के पढ़ाने का काम है। यदि कोई बोल रहा है जो मान लो कोई
छोटी मोटी कोचिंग संस्था तो आपके भी पढ़ाने का काम है। आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई अच्छा प्रयास कर रहा है, बिना पैसे लिए पढ़ा रहा है, तो उसे अप्रिशिएट करें कि हाँ आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम भी ऐसा कार्य करें। यदि ऐसा कार्य करने में सक्षम नहीं है, आप संपर्क तो करके देखें, क्या पता मैं आपको सपोर्ट करूं। फिर ऐसी बातें करोगे तो कैसे काम आएगा। बढ़िया, मतलब देखो लेके कुछ भी नहीं जाना, कोरोना में सब जने धरा धरा रह गया, तो बढ़िया प्रयास करो, आराम से दुआएं मिलेगी तो अच्छा रहेगा। चलिए आप विद्यार्थी सभी जो है वो नोट करें एक बार इन चीजों को, अपन आगे पढ़ते हैं। वन्यति बहुत बढ़िया टॉपिक है। साथियों अब आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये 1981 में देहरादून के अंदर इसका कार्यालय स्थापित किया गया। अब 81 के अंदर स्थापित है, लेकिन भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बनाया था, उसके तहत इसको स्थापित किया गया है। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर। भारत की जब ज्योग्राफी अपन पढ़ेंगे तब आपको पढ़ाऊंगा बहुत बढ़िया से, दून से द्वार तक, द्वार और दून दोनों जो है उत्तराखंड के अंदर है और वहां पे ये शब्दावलियां चलती है। तो देहरादून के अंदर ये ध्यान रखें। क्षेत्रीय कार्यालय, इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय। क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं इसके? 4 क्षेत्रीय कार्यालय। कैसे याद रखोगे? एक ट्रिक देता हूं आपको। नासिक से बेंगलुरु, नासिक से बेंगलुरु, इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। जो आपको अब आप कहोगे सर आपने तो इसमें 2 ही लिखे हैं और आप कह रहे हो कि 4 है। बिल्कुल 4 है। ये 2 लिखा है, ये नासिक का कोई मतलब नहीं है। वैसे नासिक का आपके मतलब कोई नहीं है। ना से तो आपको लेना है नागपुर, नागपुर, ठीक है। सी से आपको लेना है शिमला और क से आपको यहां नीचे लिखना पड़ेगा मुझे। क से आपको लेना है कोलकाता, कोलकाता, और ये बेंगलुरु ऐसे का ऐसे आएगा। तो देखो नागपुर, शिमला और आपके आ गया कोलकाता और बेंगलुरु, ये 4 क्षेत्रीय कार्यालय, 4 आपके ये वाले हैं। नासिक वैसे है नहीं, लेकिन ट्रिक में आपको याद रखना है नासिक से बेंगलुरु, तब आपको चारों क्षेत्रीय कार्यालय याद हो जाएंगे। सिर्फ बताने नहीं, याद कराने आया हूं, लग रहा है ना? बिल्कुल। अब देखिए केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ के अंदर है। वनस्पति, यहां पे ध्यान रखना, ये था आपके केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, ये है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, इसलिए दोनों में अंतर विशेष रूप से ध्यान रखें। ये 1980 के अंदर स्थापित है, लखनऊ का ध्यान रखना बस। राजस्थान में वन योजनाओं का प्रारंभ 1953 में, 1953 का एक अधिनियम था, उसके बाद से यहाँ से ये वन योजनाओं का प्रारंभ हो गया था। 1986 के बाद से राजस्थान में शिकार पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसीलिए ये जो हंटिंग वाले केस होते हैं फिर ये लंबे चलते हैं, आपको पता है, पूर्णतया से प्रतिबंध लगा दिया गया है 1986 के बाद। इसलिए अब बात करते हैं साथियों, राजस्थान वन विभाग की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान वन विभाग की स्थापना आप याद रखें 1949-50 के अंदर, ठीक है। रूख भायला किसे कहते हैं? रूख भायला कहते हैं साथियों वृक्ष मित्र को। किसे कहते हैं? वृक्ष मित्र। रूख यानी वृक्ष होता है, भायला मित्र से संबंधित है, तो रूख भायला वृक्ष मित्र कहते हैं। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, पेड़ वाले बाबा काकपुरी। वैसे बाबा बहुत पूछते हैं जीके के अंदर राजस्थान में। पेड़ वाले बाबा काकपुरी आ गए आपके, रेल वाले बाबा किशनलाल सोनी, और आपके पानी वाले बाबा राजेंद्र सिंह जी। ऐसे बहुत सारे जो आपको पूछेंगे, कैमल मैन, ऊंट वाले बाबा कहते हैं कैमल मैन, अशोक टांक है, टाइगर मैन, सांकला आ जाएंगे आपके। तो बहुत सारी जो ऐसी चीजें निकलती, भविष्य में हो सकता है आपको भविष्य के अंदर ट्रिक वाले बाबा भी पूछ ले। तो ट्रिक वाले बाबा कौन है वो आप कमेंट करके बता देना कि यदि पूछे, दाढ़ी भी बड़ी हुई है तो ट्रिक वाले बाबा पूछ ले, तो आप क्या करेंगे वो बता सकते हो आप कमेंट करके। हालांकि मजाक है, कोई सीरियसली नहीं ले। अब देखो पीपलांत्री। पीपलांत्री क्या है? पीपलांत्री एक गांव है जो राजसमंद के अंदर है। कहां है? राजसमंद। बहुत चर्चा में रहा, बहुत चर्चा में किस लिए रहा? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के कारण। यहाँ पे जब बेटी का जन्म होता है तो वहां 51 पेड़ लगाए जाते हैं, इसलिए पीपलांत्री बहुत प्रसिद्ध रहा है। और आज भी बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी हुई है पीपलांत्री गांव वालों ने, साधुवाद के पात्र है ये वास्तव में। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये, और ये सबसे ज्यादा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए?
33% भूभाग पर वन होने चाहिए, लेकिन है नहीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भी 13% भूभाग पर वन ही थे, 13% पे भी थे, इस पे ही थे, लेकिन इससे भी कम हो गए अभी। अब वर्तमान में 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 9.59% भूभाग पर ही वन बचे हैं। राजस्थान की बात हो रही है, तो ये होने चाहिए थे 33, फिर थे उस समय 13 और अब है 9.59 पर ही, यानी कि वास्तव में चिंताजनक स्थिति है। और इन आंकड़ों को याद कर लेना बहुत अच्छी तरीके से, नहीं तो परीक्षा में चिंताजनक स्थिति आपके 100% बन जाएगी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इन्हें अच्छे से याद करें, नोट करें, इसके बाद में अपन आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, वन रिपोर्ट जो है लगभग हर 2 साल में अपने नए आंकड़े दे देती है और बहुत ही मतलब कठिन रहता है इसे बार बार आंकड़े बदलते हैं, तो याद रखना। और सारे आंकड़े एक जगह मिलते भी नहीं है, मेन समस्या तो ये रहती है। अब जैसे आर्थिक समीक्षा उठा के देख ली तो उनमें से काफी जो है खोजबीन करने के बाद में मैं आपको इस बोर्ड पर सारे एक साथ आंकड़े संग्रहित करके दे रहा हूँ। हालांकि इसके पीछे वास्तव में हकीकत मेहनत खूब रहती है। आप जब खुद देखोगे आंकड़े, जब जुटाने की कोशिश करोगे ना, तब कोई एक गाइड भी यदि देखोगे तो तुरंत सारे आंकड़े एक साथ आपको नहीं देती है, वो भी बिखरे हुए दे देती है। और मैंने इन्हीं को संग्रहित करके आपके सामने लाने की कोशिश की है। अब वन रिपोर्ट 2019 क्या कहती है कि देश में कुल वृक्षावरण प्लस वनावरण, यानी वृक्षावरण और वनावरण क्षेत्र जो है वह कितना है। अब ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, चलो मैं आपको बता देता हूं इसको याद कैसे रखना है। ये कुल वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्र याद कैसे रखना है। सबसे पहले आप याद रखें 80 में से ही 8 घटाएं, ठीक है। 80 में से 8 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 72। और फिर इसका आधा कितना होता है, 4, वो इसमें जोड़ दो तो कितने आएंगे, 76। और यही है आपका आंकड़ा। बोलो, आंकड़े भी याद करा रहा हूं आपको, और क्या चाहोगे मुझसे। 80, 72, 76 किलोमीटर, बस किलोमीटर स्क्वायर, अपना काम निकल जाना चाहिए बस। तो इस तरीके से आप याद रखें कि वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्र कितना है, वो इतना है, ठीक है। अब राजस्थान का कुल वनावरण क्षेत्र कितना है, 16,629.51 किलोमीटर स्क्वायर। इसे याद रख लेना, 166, ये याद रख लेना, ठीक है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का वनावरण प्रतिशत 4.86, कोई ज्यादा बात नहीं, 4 लिख के डबल कर देना और फिर 6 याद रख लेना, बीच वाली संख्या भी याद है। 4 लिख के 8 कर देना डबल करके, फिर बीच वाली संख्या 4.86%, ऐसे याद रखना। कुल वृक्षावरण कितना है, 8,112 किलोमीटर स्क्वायर। कुल वृक्षावरण प्लस वनावरण दोनों मिलाकर, ये राजस्थान की बात हो रही है, दोनों मिलाकर 2474 1.51। मैं बोल रहा हूं वैसे ही याद रहेगा आपको, इसलिए बोल रहा हूं। यदि 24,741.51 ऐसे याद रखोगे, अगर ऐसे भी याद हो जाए 4151 से याद हो जाएगा वैसे, लेकिन नहीं हो तो ऐसे याद रखना 2474 1.51, 2474 151 ऐसे याद रख लेना। 2474 151 बीच में एक पॉइंट लगाना, 2474 1.51, बस ये है तरीका याद रखने का। वह अब आप याद कितने समय लंबे रख पाते हो। मान लो एक बार याद किया, भूल भी गए ना, ऑप्शन में आ गया आपके सामने, तुरंत याद आ जाएगा कि 2474 1.51, हाँ सर ने याद करवाया था, बिल्कुल सवाल सही होगा, इस तरीके से, ठीक है। प्रदेश का कुल वन क्षेत्र कितना है, कुल वन क्षेत्र है आपके 32,737 किलोमीटर स्क्वायर। साथ साथ याद करो, 32,737 किलोमीटर स्क्वायर, 32,737 किलोमीटर स्क्वायर। राज्य के क्षेत्रफल का कुल वन क्षेत्र कितना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वनस्पति पूरे टॉपिक का अति महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 9.57 नवीन नीति के अनुसार 9.57%। क्या है प्रश्न, राज्य के क्षेत्रफल का कुल वन प्रदेश, और ये भी कुल वन प्रदेश था, ये देखो कुल वन क्षेत्र, और राजस्थान के राज्य का कितना है, 9.57%। याद कर लेना बहुत अच्छे से, रट्टा मार लेना भले ये आंकड़े। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर है आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला आपके चूरू है, और 0.59 जीरो भी लगा देता हूं, चलो 0.59%। प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है, 0.04%, प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र है 0.04%। कुल वन मंडल 13 है, वन्य जीव मंडल 16 है, कुल प्रादेशिक मंडल 38 है, और राजस्थान में सघन वनों की मात्रा 11% है। ये समझ लो कि इस बोर्ड पर लिखे हुए जितने भी आंकड़े हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और ये सारे एक साथ आंकड़े दे दिया आपको,
मान के चलो कि ये आपको सभी याद होने चाहिए यदि वनस्पति के अंदर से आप चाहते हो कि आपका सवाल गलत नहीं हो। तो इन आंकड़ों को बहुत अच्छी तरीके से याद करना है, न सिर्फ पढ़ना है बल्कि याद करना है। और ये काफी सोर्सेस जुटाकर मैं आंकड़े लाया हूं, नवीनतम सोर्सेस से लाया हूं और नवीनतम आंकड़े हैं एकदम। तो इन्हें बहुत अच्छी तरीके से याद करें। जो वीडियो का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कांस्टेबल जो भी एग्जाम दे रहे हैं सबके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन आंकड़ों को जरूर याद करें। आरएस के लिए भी जैसे आप भविष्य में भी करते हो, और जो भी राजस्थान की वैकेंसीज है जिनके अंदर वनस्पति टॉपिक है, तो ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। मैंने कोशिश की है कि आपको हाथों हाथ ही क्लास में याद कराऊं, और हर क्लास अपनी लगभग ऐसी होती है जिसमें मैं प्रयास करता हूं कि विद्यार्थियों को हाथों हाथ याद हो जाए। और ये सभी अब ज्यादा मतलब वो बताने से मतलब नहीं है, हालांकि कभी फ्री होंगे तब बात करेंगे। अभी तो अपने पास में बहुत सारे काम है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, तो ये ज्यादा समय को व्यर्थ नहीं करेंगे। आप इन्हें नोट करो और अपन मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।